तो हे गाइस, आज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर ये बताता है कि आखिर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है? जिस पे जीएसटी लगेगा। अब इस चैप्टर में काफ़ी सारे केसेस बताए गए हैं कि अगर आपका जो पर्सन है वो अनरिलेटेड पर्सन है, तो कौन क्या होगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वाउचर्स का केस है तो क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर रिलेटेड पार्टी से खरीदा है सामान तो क्या होगी। तो ऐसे करके काफ़ी सारे डिफरेंट केसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर 1 केस से, जो कि है इफ सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन। अगर आपकी अनरिलेटेड पर्सन के बीच में सप्लाई आप कर रहे हो और प्राइस उसमें सोल कंसिडरेशन है, मतलब कि आप सामने वाले को जानते भी नहीं हो और प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन। इस केस में आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू यूज़ करना है अपनी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी, जो कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में है, और यही आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू कहता है कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर सप्लाई जो होगा वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू हमने बता दिया कि यही होगी। अब देखो ट्रांजैक्शन वैल्यू में कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती है और कौन-कौन सी एक्सक्लूड करती है, वो देखते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में वो चीज़ें बताई गई है जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगी। दीज़ मस्ट बी एडेड इन वैल्यू। कौन-सी? ड्यूटी, टैक्सेस, फीस, चार्जेस, थर्ड पार्टी पेमेंट, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, सब्सिडी नॉन गवर्नमेंट वाली। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीज़ें जो है ये इंक्लूड करी जाएगी। ये होती क्या है देखो, सबसे पहले सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए की बात करते हैं, जिसमें है ड्यूटीज, टैक्सेस, फीस, चार्जेस। कहता है एनी टैक्स फीस अंडर एनी लॉ अदर देन जीएसटी इफ चार्जेबल सेपरेटली एड इन अ वैल्यू। अगर और कोई भी टैक्स आप पे लग रहा है, ठीक है, और वो जीएसटी के अलावा अगर कोई भी फीस लग रही है, कोई भी टैक्स लग रहा है, तो वो आप अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर लोगे। दूसरा आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। वो आती है थर्ड पार्टी पेमेंट। इफ रेसिपिएंट हैड टू पे सम एक्सपेंसेस बट सप्लायर पेज इट ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, तो भी वो भी ऐड करना है। ठीक है, तो रेसिपिएंट को कुछ चीज़ करवानी थी, लेकिन सप्लायर ने ही वो चीज़ करके दे दी रेसिपिएंट के कहने पे, तो सप्लायर तो अपने चार्जेस उसमें इंक्लूड करेगा ना, तो वैसी वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो भी इंक्लूड हो जाएगी। सी पे आता है इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। कहता है पैकिंग चार्जेस हो गया, कमीशन हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, एनी एक्सपेंडिचर चार्ज बाय द सप्लायर, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बिफोर डिलीवरी, जो होता है वो कोई भी एक्सपेंस होगा वो भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर देंगे। फिर आता है इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी। कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी या फिर पेनल्टी है फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो वाली जो अमाउंट होगी वो भी हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी। और लास्ट आता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई सब्सिडी, जो कि नॉन गवर्नमेंट होगी। तो अगर सब्सिडी डायरेक्टली लिंक है प्राइस से और वो गिवन बाय अ पर्सन अदर देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अलावा किसी और ने दी है और वो प्राइस से लिंक है, तो आप अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर दोगे। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का सेक्शन 15 है, और ये तब यूज़ किया जाता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही टैक्सेबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई तब माना जाता है जब आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो अनरिलेटेड पर्सन में की है और प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन है। ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर देते हो कि अगर आपने ड्यूटीज, टैक्सेस पे किया है जीएसटी के अलावा तो वो, अगर थर्ड पार्टी पेमेंट है तो वो, ठीक है, इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस है तो वो, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी कुछ हो रहा है, तो सारी चीज़ें हम अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर देंगे। फिर आते हैं एक्सक्लूड्स कौन से होते हैं। अब ये देखो, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में तो इंक्लूजन्स थे, तो एक्सक्लूजन्स किसमें? सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में है। और 3A जो कहता है वो कहता है डिस्काउंट बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो कहता है कि डिस्काउंट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो अगर आपका जो डिस्काउंट है वो आपने सप्लाई से पहले या फिर सप्लाई के टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, तो आप अपनी ट्रांजैक्शन वैल्यू से उसे माइनस कर सकते हो।
अगर वो इनवॉइस में लिखा होगा उससे पहले, सप्लाई से पहले ही एग्री हो गया होगा तो। लेकिन अगर डिस्काउंट जो है वो आपने आफ्टर सप्लाई किया है तो क्या होगा, कहते हैं डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई इज डिडक्टेबल ओनली इफ ऑल कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी आप जो आपने जो डिस्काउंट दिया है ना आफ्टर सप्लाई में, वो आपको आप डिडक्ट कर सकते हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको डिडक्शन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपको डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो कौन सी कंडीशन से देखते हैं, तो नंबर 1 कंडीशन आ गया प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, डिस्काउंट मस्ट बी एग्रीड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब कि वो एग्री हो गया होगा, ठीक है, पहले ही आपने सोच एग्री कर लिया होगा, पहले ही आपने आपस में एग्री कर लिया होगा कि हाँ भाई हम डिस्काउंट देंगे। तो ये कब किया होगा, पहले ही कर लिया होगा। फिर आता है स्पेशली लिंक टू इनवॉइस, इनवॉइस से वो लिंक होना चाहिए। और थर्ड आता है प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स्ड बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मस्ट रिवर्स आईटीसी ऑन डिस्काउंट अमाउंट। और जो भी डिस्काउंट अमाउंट उसे मिलेगा ना उस पे अगर उसने आईटीसी लिया है तो वो उसे रिवर्स जरूर करना है। ठीक है, तो ये था कि ये अगर ऐसा उसने सेटिस्फाई की, अगर उसने कंडीशंस, ठीक है, तब तो डिस्काउंट उसे अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज उसे डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है इफ कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी। अगर मान लो कि सब कुछ मनी में नहीं है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कि प्राइस जो है वो सोल कंसिडरेशन नहीं है तो क्या होगा, तो आपको रूल 27 फॉलो करना है। ठीक है, रूल 27 ये कहता है कि ठीक है, अगर आपकी जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ मनी में नहीं है, मतलब कि वो किसी ओल्ड आइटम प्लस कैश में है, या फिर आप कुछ दे रहे हो, ठीक है, और मतलब कि उसमें प्योर प्योर वो सिर्फ मनी में नहीं है, तो आप रूल 27 फॉलो करोगे। रूल 27 ये कहता है कि सबसे पहले आप ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढो। अगर आपकी ओपन मार्केट वैल्यू मार्केट से मिल रही है तब वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। लेकिन अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही तो मनी वैल्यू प्लस एफएमवी ऑफ नॉन मॉनिटरी पार्ट, जो भी नॉन मनी पार्ट है उसका एफएमवी लो, और जितना आपने पैसा दिया है मनी वो, इन दोनों को ऐड करके ही अपनी सप्लाई निकाल लो। अगर ये भी नहीं मिला तो आप वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी देख लो कि उसी की क्वांटिटी उसी की लाइक जैसा कोई अगर प्रोडक्ट है तो उसकी कितनी वैल्यू है वो देख लो, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर ये भी नहीं मिला तो आप रूल 30 या 31 को देखो। रूल 30 या 31 क्या होता है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन अगर ये पहली प्रायोरिटी आपकी ओपन मार्केट वैल्यू है, नहीं मिला तो ये ढूंढो, ये भी नहीं मिला तो ये ढूंढो, ये भी नहीं मिला तो आपके पास लास्ट में आपको रूल 30 और 31 के पास जाना है। नेक्स्ट आता है इफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर आपने सप्लाई किया है लेकिन वो रिलेटेड या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के पास साथ किया है तो आपको रूल 28 फॉलो करना है। रूल 28 कहता है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढो। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिली तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी ढूंढो। अगर ये भी नहीं मिला तो रूल 30 और 31 का सहारा लो। लेकिन ये देखने से पहले इसके कुछ प्रोवाइजो है। तो प्रोवाइजो नंबर 1 जो कि सिर्फ गुड्स के केस में लगता है, ये कहता है कि अगर मान लो कि इफ फर्दर सप्लाई इज एज सच बाय रेसिपिएंट एट ऑप्शन ऑफ सप्लायर। अगर मान लो कि उन्होंने सप्लाई जो रेसिपिएंट है उसने फर्दर सप्लाई कर दिया। मान लो कि एक हेडक्वार्टर से, मान लो एक हेडक्वार्टर से आपको आपके गुड्स गए दूसरी ब्रांच पे। अब देखो, दूसरी ब्रांच पे गए, अब ब्रांच ने जो है वो अनरिलेटेड पार्टी को बेच दिया लेकिन एज सच बेचा। अगर एज सच बेचा तो वो कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय रेसिपिएंट फ्रॉम इट्स अनरजिस्टर्ड कस्टमर। अनरजिस्टर्ड कस्टमर से 90% प्राइस जो है वो चार्ज कर लिया जाएगा। उसका जो भी 90% जितना उससे अनरजिस्टर्ड पर्सन से चार्ज किया है उसका 90% हम मान लेंगे कि भाई वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर ये नहीं मिलता है आपको गुड्स के केस में, अगर ये नहीं मिलती है ये वैल्यू, तो आप रूल 28 ही फॉलो करो। रूल 28 क्या कहता है, ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढो, नहीं मिली तो ये ढूंढो, नहीं मिला तो 2331 में चल जाओ। लेकिन एक और प्रोवाइजो है जो कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में लगता है, क्योंकि ये वाला जो है ये सिर्फ गुड्स के केस में लगता है।
तो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केस में लगता है। ये कहता है इफ रेसिपिएंट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, अगर रेसिपिएंट जो है वो एलिजिबल है फुल आईटीसी के लिए तो वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस इज एक्सेप्टेबल। तो जितना भी क्योंकि अब पता है आईटीसी तो उसने ले लेना ही है, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो इनवॉइस में लिख दी होगी वही होगा। अगर ये भी आपको नहीं यूज़ करना है, नहीं किया, नहीं मिल रहा, तो ये आप रूल 28 की तरफ चल जाए। फिर वही है, ओपन मार्केट वैल्यू देख लो, नहीं मिला तो वैल्यू ऑफ लाइक काइंड देख लो, नहीं मिला तो रूल 31 के भरोसे चलेंगे। नेक्स्ट आता है सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगर कोई भी सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट हो रही है तो वहाँ रूल 29 लग जाता है। रूल 29 कहता है ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढो और 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय एजेंट टू अनरिलेटेड कस्टमर। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर ये दोनों ही नहीं मिले तो इफ़ नॉट अवेलेबल तो आप रूल 30 और 31 पे चल जाओ। लेकिन इसका भी एक प्रोवाइजो ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन नहीं, इसका कोई प्रोवाइजो नहीं है। हाँ, इसका कोई प्रोवाइजो नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्रोवाइजो नहीं है। तो इसका सिर्फ ये है कि अगर सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट हुई है तो रूल 29 फॉलो होगा और आप ओपन मार्केट वैल्यू ढूंढो, नहीं ओपन मार्केट वैल्यू या फिर 90% ऑफ प्राइस चार्ज बाय एजेंट टू अनरिलेटेड कस्टमर, ये दोनों नहीं है तो आप रूल 30 और 31 की तरफ चले जाना। रूल 30 क्या कहता है, रूल 30 कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बेस्ड ऑन कॉस्ट, कि आप क्या करो, अब आपको आपने देखा आपको रूल 27, 28, 29, 28, 27, 28, 29 के हिसाब से आप नहीं निकाल पाए उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आप रूल 30 पे आ गए। रूल 30 कहता है आप 110% ले लो, या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की ले लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की ले लो, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस की ले लो, तो वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और रूल 31 जो है वो ये कहता है इफ़ वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन अंडर रूल 27 से 30, अगर मान लो कि आपका आप वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाए रूल 27 से 30 रूल्स लगा के, इतने आपने रूल लगा लिए, 27 लगा लिया, 28 लगा लिया, 29 लगा लिया, 30 लगा लिया, लेकिन नहीं मिल रहा आपको कोई भी वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो आप क्या करो, रूल 31 ये कहता है तो आप क्या करो, आप एक रीजनेबल आप बेस्ट जजमेंट दे दो, मतलब आप ऐसा कुछ सिलेक्ट करो जिससे सेक्शन 15 की जो कंडीशंस है, जिससे सेक्शन 15 की जो कंडीशंस है वो वायलेट ना हो, सेक्शन 50 की कंडीशंस को, सेक्शन 15 को ध्यान रखते हुए आप एक उस बेस्ट मेथड निकाल लो, ठीक है, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सर्विसेज के केस में रूल 31 यूज़ करें, ना कि रूल 30, ठीक है। फिर कुछ सर्कुलेशन आ जाते हैं जिसमें सीबीआईसी के सर्कुलेशन आ जाता है, जिसमें नंबर 1 का है पर्सनल गारंटी बाय डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर ने कंपनी को गारंटी दी है विदाउट कंसिडरेशन, डायरेक्टर ने कंपनी से कुछ मांगा नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन उसने गारंटी दे दी है, तो वो नॉट टैक्सेबल होगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा अंडर जीएसटी, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर आता है सेकंड, वो कहता है कॉर्पोरेट गारंटी बिटवीन रिलेटेड पर्सन होल्डिंग टू सब्सिडी। अगर कॉर्पोरेट गारंटी दे रहा है मतलब टैक्सेबल अंडर जीएसटी एज डीम सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड वैल्यूड एज पर रूल 28(2). तो ये कहता है कि अगर कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है, किसी रिलेटेड पर्सन को आपस में कॉर्पोरेट गारंटी दी गई है, तो वो टैक्सेबल होती है और वो 28(2) के हिसाब से होती है। 28(2) में क्या है, या तो 1% ऑफ गारंटी अमाउंट और एक्चुअल कंसिडरेशन, या तो गारंटी जितनी दी है उसका 1% या फिर जो भी एक्चुअल कंसिडरेशन है, विच एवर इज हायर जो होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब जल्दी से 31A पे आ जाते हैं। रूल 31A क्या कहता है कि अगर आप सप्लाई करते हो लॉटरी की जो कि ऑथराइज रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है, तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, 100 डिवाइड बाय 128 ऑफ, या तो फेस वैल्यू ऑफ टिकट ले लो या फिर प्राइस नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट ले लो, विच एवर इज हायर ले लेना इन दोनों का। अगर तो वो अगर अगर वो बैटिंग गैमलिंग हॉर्स रेसिंग है तब तो आपको 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बैट ले लेना है, ठीक है, या फिर आप अमाउंट पे टू टोटलिसेटर भी जो है ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है
रूल 31 बी कहता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑनलाइन गेमिंग में क्या होगी, टोटल अमाउंट पेड और पेबल और डिपॉजिटेड विद द सप्लायर इंक्लूड्स फुल डिपॉजिट अमाउंट इवन इफ प्लेयर लूजेस। तो जितना भी उसने डिपॉजिट किया है सप्लायर के पास, ठीक है, या फिर पेड है या फिर पेबल है, ठीक है, तो वो जो है वही आपकी क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, वही क्या मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर और रूल 31 सी किसका है, कैशिनो से रिलेटेड है। ये कहता है टोटल अमाउंट पेड और पेबल फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द परचेज ऑफ चिप्स कॉइन्स टोकन्स एंट्री फी और पार्टिसिपेशन इन गेम स्कीम कंप्लीशन एक्सेट्रा। मतलब कि कोई भी आपने पे किया है या फिर पेबल है चिप्स परचेज करने में, कॉइन्स में, ये चिप्स वो कैशिनो में जो चिप्स होते हैं उनकी बात है, तो वो सब परचेज करने में जितना भी पैसा लगा है तो वही आपका क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, अंडर रूल 31 बी 31 सी में क्या कहा गया है, इफ अ प्लेयर यूजेस द अमाउंट वॉन इन अ गेम फॉर फर्दर प्ले विदाउट विदड्रॉइंग इट सच अमाउंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश डिपॉजिट और पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। अगर मान लो कि उसने कोई गेम में पैसा जीत गया, अब उसने वो विदड्रॉ नहीं किया, उसने उसी गेम से दोबारा गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, तो वो इसमें कंसिडर नहीं करेगा कि उसे हम फ्रेश डिपॉजिट कंसिडर नहीं करेंगे, वो नहीं, उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, आप इन दोनों ऑप्शन में से क्वेश्चन जिस हिसाब का होता है उस हिसाब से जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ऑप्शन 1 क्या है, वन ऑफ द करेंसी एक्सचेंजेस INR, एक करेंसी एक्सचेंज जो है वो INR में है, ठीक है, मतलब आप फॉरेन करेंसी को INR में करना चाहते हो या फिर INR को फॉरेन करेंसी में करना चाहते हो, मतलब दोनों करेंसी में से एक करेंसी जो है वो आपकी INR की है। तो वो कहता है कि अगर RBI का रेफरेंस रेट गिवन है, अवेलेबल है आपके पास, RBI की रेफरेंस रेट अवेलेबल है, तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, RBI रेफरेंस रेट माइनस बाय और सेल रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी। लेकिन अगर RBI का रेट मेंशन नहीं है आपके पास, नहीं अवेलेबल है, तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1% ऑफ अमाउंट ऑफ करेंसी कन्वर्टेड इनटू INR, जो भी INR में कन्वर्ट किया उसका 1% आप ले लेना। अगर नन ऑफ द करेंसी एक्सचेंजेस इन INR, अगर कोई भी करेंसी INR में आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हो, मतलब मान लो आप दोनों फॉरेन करेंसी ही एक्सचेंज कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, 1% ऑफ द लेसर ऑफ अमाउंट ऑब्टेन बाय कन्वर्टिंग बोथ फॉरेन करेंसी RBI रेफरेंस रेट इन INR। तो आप क्या करोगे, 1% दोनों करेंसी को कन्वर्ट करोगे INR में और दोनों का 1-1% ले लोगे, तो जो भी उसमें से कम होगा वही आपका होगा ये, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद ऑप्शन 2 जो है वो एक लिमिट पे चलता है। ऑप्शन 2 जैसे कि आपका अगर अमाउंट पर ट्रांजैक्शन अप टू 1 लाख हुआ तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1% ऑफ अमाउंट और 250 हायर ऑफ द अबव होगा। अगर आपका अमाउंट जो है एक्सीड कर रहा है 1 लाख को बट अप टू 10 लाख है, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा 1000 रुपीज़ प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट माइनस 1 लाख, ठीक है। अगर आपका एक्सीड कर रहा है 10 लाख को तो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना होगा, 5500 प्लस 0.5% ऑफ अमाउंट जितना भी आपको मिला उसमें से 10 लाख माइनस कर देना उतना, और 60,000 विच एवर इज लोअर, तो जो भी लोअर होगा वही आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसके बाद रूल 32(3) देख लो, उसमें आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन और टू बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रैवल बाय एयर। तो अगर डोमेस्टिक बुकिंग की बात करें तो 5% ऑफ बेसिक फेयर आपका जो होगा वही होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इंटरनेशनल बुकिंग के लिए 10% ऑफ द बेसिक फेयर होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है रूल 32(4) जो कि कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसमें क्वेश्चन आता है, तो ये देखना जरा अच्छे से, कहता है ओनली रिस्क कवरेज पॉलिसी अगर, तो एंटायर प्रीमियम आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर रिस्क प्लस इन्वेस्टमेंट है और अमाउंट जो है वो सेपरेटली इंटीमेटेड किया गया है, ठीक है, सेपरेटली आपको बताया गया है कि अमाउंट कितना रिस्क कितना इन्वेस्टमेंट उसमें है, तो आप प्रीमियम माइनस इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी। लेकिन अमाउंट आपको नहीं बताया सेपरेटली,
ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट प्रीमियम जो आपको मिला होगा ना, तो आप उसका 25% ऑफ प्रीमियम मानोगे कि आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। सब्सिक्वेंट प्रीमियम में आप 12.5% ऑफ प्रीमियम मानोगे कि आपका क्या है, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है। और अगर सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसी है, अगर सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसी है तो आप 10% ऑफ द प्रीमियम को बोलोगे कि हाँ, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई है। नेक्स्ट आता है रूल 32(5) जो कि सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स का आता है। सेकेंड हैंड का गुड कहता है कि अगर मान लो कि उस बंदे ने आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर रखा है परचेज में, तब तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से ही निकालोगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। लेकिन अगर उसने आईटीसी नहीं ले रखा तो आप सेलिंग माइनस परचेज कर लोगे। अगर ये परचेज प्राइस कर लोगे, अगर ये नेगेटिव आ गया तो आप इसे इग्नोर कर देना। एक और चीज याद रखना है, इन केस ऑफ रीपोजेस गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डिफॉल्टिंग बोरर्स फॉर लोन रिकवरी, परचेज प्राइस क्या होगा अनरजिस्टर्ड के लिए, जिसके गुड्स को रिपोजेस्ड कर लिया गया है, तो उनके लिए होगा परचेज प्राइस ऑफ डिफॉल्टिंग बोरर का जितने में उसने परचेज किया था -5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर। ये डेप्रिशिएशन है, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ क्वार्टर फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ डिस्पोजल बाय पर्सन मेकिंग सच रिपोजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है रूल 32 सबसेक्शन 6 जो कि कहता है वैल्यू ऑफ टोकन वाउचर कूपन का क्या होगा। तो कहता है मनी वैल्यू फॉर विच सच वाउचर टोकन और कूपन इज रिडीमेबल। तो ये रिडीमेबल पे ही है, जब रिडीमेबल होगा उसकी क्या वैल्यू है, वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। फिर आता है रूल 33। रूल 33 जो है वो प्योर एजेंट के लिए होता है। प्योर एजेंट का रूल समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्योर एजेंट होता क्या है। तो कहता है पर्सन इज अ प्योर एजेंट इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विथ रेसिपिएंट। अगर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, डज नॉट होल्ड टाइटल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो होल्ड नहीं करता टाइटल, डज नॉट यूज दोज गुड्स, ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए उन गुड्स को यूज़ नहीं करता, और रिसीव्स ओनली एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, मतलब कि जितना भी उसने अपने क्लाइंट के लिए खर्चा किया है वो उतना ही बता रहा है कि इतना आपका खर्चा है। मान लो कि एक उसे फॉर्म भरना था, ठीक है, उस फॉर्म का जो है रजिस्ट्रेशन फीस 500 साइट लेती है, जो वेबसाइट होती है 500 लेती है। तो इस एजेंट ने भी सामने वाले क्लाइंट को उसका 500 ही चार्ज किया। ठीक है, तो ये होता है, ये देखो अपनी प्रोफेशनल फीस तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन उसका ये इधर इधर ये कहने का मतलब है कि वो कोई प्रॉफिट ना कमा ले। कैसा प्रॉफिट? मान लो कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के 5,000 रुपये है, लेकिन वो आपसे अपने क्लाइंट से 7,000 रुपये ले रहा है, तो वो जो 2,000 रुपये ले रहा है तो उसे हम प्योर एजेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, आगे देखो, इफ सप्लायर एक्ट्स एज अ प्योर एजेंट देन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अ रेसिपिएंट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी नॉट पेबल ऑन दैट पोर्शन। तो अगर वो प्योर एजेंट है, ठीक है, तो जो भी उसने अपने क्लाइंट से चार्जेस किए हैं, ठीक है, तो वो जो है वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएंगे। एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो कि एक एक मान लो कि मेरी प्रोफेशनल फीस जो है वो 2,000 रुपीज़ है, ठीक है, मैंने 2,000 रुपीज़ में चार्ज करती हूँ। लेकिन लेकिन एक वेबसाइट पे जहाँ मैं अपने क्लाइंट का फॉर्म भर रही थी, उस वेबसाइट की ही रजिस्ट्रेशन फीस जो थी वो 5,000 थी। तो अगर मैं अपने क्लाइंट से सिर्फ 5,000 लेती हूँ, तब तो ये 5,000 जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में। लेकिन अगर मैं उससे 5,000 नहीं 7,000 लेती हूँ, ठीक है, ये जो 7,000 कैसे, 2,000 मैं अपना प्रॉफिट कमा रही हूँ, अलग से 2,000 तो मैं अपना प्रोफेशनल फीस लूंगी ही लूंगी। ठीक है, लेकिन जो मैं 2,000 रुपये उसका ले रही हूँ, क्या कहते हैं, अपना प्रॉफिट सोच रही हूँ कि कमा लूँ, तब तो मैं प्योर एजेंट नहीं हुई, तो वो 2,000 भी मेरे उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मेरे को कितने पे टैक्स पे करना पड़ेगा, 4,000 में। 2,000 तो मेरे को प्रोफेशनल फीस मिली, और जो 2,000 है वो मैंने ऐसे ही प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, वो तो यही बताया गया है इसमें। रूल 34 क्या कहता है, रेट ऑफ एक्सचेंज, कि अगर इफ इनवॉइस इज इन फॉरेन करेंसी विच एक्सचेंज रेट शुड बी यूज टू कन्वर्ट इनटू इंडियन रुपीज। ठीक है, तो गुड्स के लिए कहता है नोटिफाइड बाय द सीबीआईसी, जो नोटिफाई करती है वही रेट ले लो। और सर्विसेज के लिए कहता है कि आप गैप को फॉलो करो।
ठीक है। और रूल 35 ये बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जब इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी होता है। बेसिकली ये कहता है रूल 35 कि आप कैसे उसको बैक कैलकुलेशन करके टैक्स का अमाउंट निकालोगे। तो ये तो इजी है, ये कर लेते हैं सब। तो यहाँ पे ये हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें बस ये है कि काफ़ी सारे रूल्स हैं, अगर हम बार बार इसे पढ़ेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे।